नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है हरियाणा विशेष का। सीएम मनोहर लाल ने टीबी उन्मूलन को लेकर निश्चय योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीबी के रोगियों से पूर्ण इलाज और देखरेख की अपील की। सीएम ने टीबी मरीजों के लिए सरकार के उठाए जा रहे कदमों को भी जानकारी दी और सीएम ने उम्मीद जताई कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विभिन्न संस्थाएं और जो कॉरपोरेट के लोग हैं वो टीबी रोगियों के पोषण के लिए आगे आए, उनको गोद लेने के लिए आह्वान किया गया था। बहुत से लोगों ने और टीबी रोगियों को अपना गोद लेने का कार्यक्रम चलाया है। माननीय राज्यपाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य नागरिकों ने टीबी के रोगियों को गोद लिया, उनको जो पोषण किट्स हैं उसको बांटा था। मैंने भी इस योजना के तहत टीबी के 5 रोगियों को गोद लिया है। निक्षय communitysport.niksha.in ये बनाया है। विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति विशेष तौर पर जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर के स्वयं लॉगिन करके अपनी आईडी बनाकर पंजीकृत करा सकता है। इन्हें निक्षय मित्र ये कहा जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्षय मित्र ये पंजीकृत हो चुके हैं। प्रयास है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने हरियाणा में टीबी का मुफ्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र और 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं और 2 कल्चरल प्रयोगशालाएं ये स्थापित किए हैं। मुफ्त इलाज में हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर भी टीबी की दवाएं और ये जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी, जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के राज्यव्यापी वल्नरेबिलिटी मैपिंग सर्वे भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन और सुधार के लिए टीबी फॉर्म का ये निर्माण किया गया है। सरसों की कम आवक को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सख्त एक्शन लिया है। सरसों स्टॉक की शिकायत को लेकर कृषि मंत्री का ये एक्शन देखने को मिला है। 23 मंडियों में कम आवक को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं मामले में रेवाड़ी और कोसली मंडी में के सचिव बदल दिए गई हैं। तेल कारखानों में सरसों का स्टॉक कम करने को लेकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। रेवाड़ी, चरखी दादरी, कोसली, बुरहाना, एलानाबाद और आदमपुर में सरसों के स्टॉक की जांच की जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान गेहूं खरीद को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10-12 दिनों में 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। ऐसे में उठान की समस्या ना हो, इसके लिए सीएम ने आदेश भी दिए हैं। वहीं खराब फसलों के मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि मई तक सभी किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि अगले 6 महीनों में 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हिमाचल सरकार की ओर से लगाए गए वाटर सेस को गलत ठहराते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी राज्य के पानी पर सेस लगाना उचित नहीं है। इस मामले में केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा और पंजाब ने भी विरोध जताया। बहुत तेज गति से प्रोक्योरमेंट हुई है। लगभग 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है 10-12 दिन के अंदर। और मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर्स को बोल दिया है कि उठान में अगर कोई समस्या आती है ठेकेदार से तो आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उठान कराएं। मैं समझता हूं कि अच्छी व्यवस्था चल रही है। किसी भी तरह की, मैं भी खुद कई मंडियों में गया हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जिला स्तर पर सारी गिरदावरी डाटा आ चुका है। अब तो सिर्फ FCR के पास वो पहुँचना है और मई में हम मुआवजा, जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम डाल देंगे। ये मामला अभी चल रहा है और इस अगले 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगभग 60,000 नौकरियां लगेंगी और युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है कि सब
बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है, पुलिस वाला भाग दौड़ कर रहा है, तो जो मेरिट पे नौकरी देने का एक सिस्टम शुरू किया, उससे युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है, बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी। ये सरासर गलत है, तो ऐसा उनके पास कोई अधिकार है ही नहीं। जब वो पता है कि ये उनका अधिकार नहीं है तो ऐसे से कैसे लगा सकते हैं। और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह का अगर आप कोई काम करोगे तो आपकी सारी सहायता बंद कर देंगे। और हरियाणा ने भी विरोध किया, पंजाब ने भी विरोध किया, तो इस तरह की गैरकानूनी काम करना उचित नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में गुमराह कर रही है कि क्लीन चिट दे दी गई है। वहीं सत्यपाल मलिक के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि अगर उन्होंने उस समय जानकारी छिपाई थी तो यह अपराध है। जेपी दलाल ने कहा कि सत्यपाल मलिक को राज्यसभा जाने की चाह है, इसलिए वो विपक्ष का मोहरा बन गई है। ये एफआईआर दर्ज करके जांच चल रही थी, इसमें सिर्फ तहसीलदार ने ये कहा है कि जो रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मामला तो भ्रष्टाचार का है, जांच तो भ्रष्टाचार की चल रही है। अब कांग्रेस इसको गुमराह करके कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट नहीं, तहसीलदार ने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें ना कोई टैक्स की चोरी है, रजिस्ट्री के कागजात ठीक है, उसी को वो मानते हैं, तो वो उनकी नासमझी है। देखिए, ये बुजुर्ग आदमी हैं और पूरा समय इन्होंने अपनी गवर्नरशिप निकाली और उस वक़्त इनके कोई संज्ञान में आया और उस वक़्त इन्होंने जानकारी छिपाई, तो ये भी एक अपराध है। अब राजनीति करने के लिए दोषारोपण करना, वो भी केंद्र सरकार के ऊपर करना, हर आदमी समझता है कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सत्यपाल मलिक जी केंद्र सरकार को गालियाँ दे करके विपक्ष का मोहरा बन गए हैं और उनका एक ही ध्येय है कि बुढ़ापे में उनको कोई पार्टी राज्यसभा में भेज दे। बढ़ते आगे, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आपको बता दें कोसली के दरौली आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी शरणानंद जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी सीएम ने स्वामी शरणानंद जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आश्रम से निकलने के दौरान डिप्टी सीएम ने हरियाणा में गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि जिस दिन पत्रकार गठबंधन के बारे में सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन दोनों पार्टियों को सोचने की जरूरत पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिलहाल दोनों पार्टियों का गठबंधन चल रहा है, चलता रहेगा। साथ ही हरियाणा के चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी से चुनावों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। साथ ही राजस्थान के चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान के नतीजे लोकसभा चुनाव का मूड तय करेंगे। चल रहा है, कर्नाटक के बाद दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव आएंगे। आज ये कहना कि क्या परिस्थितियां, क्या सोचते हो, बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है कि राजस्थान के नतीजे लोकसभा का मूड तय करने का काम। अगर मैं और लक्ष्मण जी यहाँ खड़े हैं, मंत्री जी यहाँ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई संशय है। और जिस दिन पत्रकार ये पूछना छोड़ देंगे कि गठबंधन का क्या होगा, फिर तो जरूर दोनों पार्टियां सोचेगी। अभी तो मजबूती के साथ चल रहा है और चलता रहेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के बस डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन्हें जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज की बसें गरीबों का जहाज है और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि आज बहुत शुभ दिन है, पूरे प्रदेश में 128 मिनी बसों की शुरुआत की गई है जो गांव कॉलोनियों तक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा, जिसका लाभ छात्राओं को भी मिलेगा। बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण राज्य में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी और ये बस पूरे हरियाणा में क्या कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को भी साकार करेंगे
और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है और आज हरियाणा रोड जो है 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये रूट ये बनाएंगे, जीएम उनके ट्रैफिक मैनेजर है, रूट बनाएंगे और जहाँ जहाँ डिमांड देंगे, जहाँ पे विधायक है, कोई जिला परिषद के हैं, चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं, ये संस्थान जो बनाएंगी जहाँ से बसों के जहाँ सवारी मिले, जहाँ लोगों को आसान हो और ये गरीब का हवाई जहाज भी है। आम आदमी को एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचाने का काम करेगा और इसमें जितनी बसों की और भी हरियाणा में जरूरत पड़ेगी, हम बसों की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बसों की हम कोई कमी नहीं रहने देंगे और बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा रोड में बसें शामिल। इलेक्ट्रिकल बस केंद्र की तरफ से 5000 बस हुई हैं और पूरे देश में हुई हैं और 375 बस हरियाणा को मिली है। हरियाणा में 375 कहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, कहाँ से हो रहेंगे, कौन सा जिला होगा, कौन सा शहर होगा, उसकी तैयारी हमारी दिसंबर तक होगी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली नरनौद हल्के के गांव खेड़ी चौपटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का आधार है। माता पिता को बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां भी आज के युग में बुलंदियों को छू रही हैं। वहीं कार्यक्रम में मंत्री देवेंद्र बबली ने खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बच्चों को इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही टेंडरिंग के मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकार ग्रामीण क्षेत्र में गली चौपाल और नालियां बनाने पर ही फोकस करती थी, लेकिन मौजूदा वर्तमान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शहरों की तर्ज पर कर रही है। आप जब भी कहीं किसी भी लीडर को या किसी पार्टी में पहले जो सरकारें रही, गली नाली और चौपाल, ये ऐसी चौपाल, ये बीसी, ये जनरल चौपाल, इस टाइप की एक बोट मैनेजमेंट का मैं कह सकता हूँ कि खेल मेरे प्रदेश में चला। हमने उसको बदलने का काम किया है। हम गांव को शहरी तर्ज पर डेवलपमेंट की तरफ लेकर गए। हम ये 9 स्तरीय कार्यक्रम जिसके मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाता हूँ, लोगों को जागरूक करने में हम लगे हुए। निगरानी कमेटी हमने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया है, हमारे यूथ को, युवा क्लब हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप लोग खड़े हों। आप देखेंगे हर रोज सोशल मीडिया पे लोगों ने काम रोकना शुरू कर दिया। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, कहीं किसी सरपंच का नाम लेके बता रहे थे कि पिल्ली ईंट लगा रहा था, रोक दिया गाँव वाले में जाके। ये इस तरह से लोगों को जागरूक होना। वो जो 9 स्तरीय कार्यक्रम में स्कूलों को हम उनकी व्यवस्था दुरुस्त करें, उसके लिए सरकार ने 25 लाख रुपए का बजट जारी का टारगेट दिया कि हमारी जितनी पंचायतें हैं 6200 के लगभग, हर गांव के अंदर हमारी ई-लाइब्रेरी में जाने का काम करें। 99% पंचायतें काम पे लग चुकी हैं। सरकार की जो योजनाएं, परियोजनाएं हैं, सरकार ने जो PRI का फंड दिया था उसको गांव के डेवलपमेंट के पर लगाएं और जो गांव की आज एक मैं ये कह सकता हूं कि जो हालात हैं उनको हम और बेहतर कैसे कर सके, उसकी तरफ जो सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं हैं उनको लागू कराएं। मेरे हरियाणा प्रदेश के सभी चुने प्रतिनिधियों से, हमारे जो पंचायत राज में चाहे हमारी पंचायतें हों, ब्लॉक समितियां हों, जिला परिषद के साथी हों, सबसे अनुरोध है। और मैं ये आवाज़ पूरी उम्मीद के साथ आपको कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शुरू में एक इसको प्रोपगंडा कहूँगा, ये कुछ राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए, कुछ अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ लोग, या एक किस्म से जो विपक्ष सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश में रहता है, वो एक एजेंडा था। बहुत जल्दी हमारे इन सब साथियों को समझ में आया। आज ये गांव का विकास चाहते हैं। जिस उम्मीद के साथ गांव वासियों ने अपनी वोट की ताकत के साथ इनको चुना था, और वो सभी साथी आज मेरे सहयोगी के रूप में सरकार के साथ मिलकर अपने गांव का विकास चाहते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि किसानों को सरकार 500 रुपए बोनस दे। बेमौसम बारिश के चलते 17 लाख एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई है, जिसकी अब तक गिरदावरी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। तो अभय चौटाला पर भी हुड्डा ने निशाना साधा। फसलों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। बेमौसम बारिश के चलते 17 लाख एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई, जिसकी अब तक गिरदावरी नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। किसानों को 500 रुपए बोनस दे सरकार, और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिले। आपके कार्यकाल में आपने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को पट्टे पे ज़मीन दी थी, लेकिन आज जो है सरकार ये कह रही है कि ये वहाँ की ज़मीन नहीं है, ये निगम की ज़मीन है।
देखिए, हमने संस्था के लिए दी थी जमीन, संस्था ही का हक है, कैबिनेट का फैसला है ये। तो उसके बावजूद कोई भी किसी का फंडामेंटल राइट है, कोई कार्यक्रम करे, वहाँ पे परशुराम जयंती कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी और निगम कोर्ट में चला गया। क्या सरकार क्या चाहती है? सरकार जो है ये कोई भी जनहित का काम करके खुश नहीं है। एक भी फैसला इसका जनहित का नहीं है। गिरदावरी नहीं हुई, 17 लाख एकड़ से ज़्यादा फसल में खराबा है और गिरदावरी 10% हुई है। पटवारी नहीं इनके पास, गिरदावरी का नहीं। अब फसल कट ली, अब गिरदावरी का क्या लाभ कौन बताएगा? अब वो तो कहेगा जिसका 25% से ज़्यादा नुकसान है उसको मुआवजा मिलेगा। अब फसलें ही कट लेगी, मंडी में पड़ी हैं, तो उसका क्या लाभ होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की FCI की जो आई हैं, दाना पिचक गया, कोई दाना टूट गया, लस्टर लॉस हो गया, चमक खत्म हो गई, उसके भी कटौती कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को भरपाई करनी चाहिए सारी, बल्कि 500 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए जो नुकसान हुआ है। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर पंचकुला के परशुराम मंदिर में और पिंजौर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस दोनों कार्यक्रमों में शिरकत की। पंचकुला में कार्तिकेय शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का संदेश के साथ प्रदेश में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि परशुराम महाकुंभ की 13 में से 10 मांगों को उसी समय पूरा कर दिया गया था, वहीं इनमें से 3 मांगे कार्यान्वित हो चुकी हैं। कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं पिंजौर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं जब भी पिंजौर आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया हूं। उन्होंने कहा कि आज का दिन भगवान परशुराम की सीख को स्मरण करने का दिन है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सभी युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। साथ ही इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने अपने निजी कोष से 10 बच्चों को शिक्षा का खर्च वहन करने का ऐलान भी किया। अक्षय तृतीया के दिन आज जन्म दिवस है परशुराम जी का, और संपूर्ण मानव जाति के लिए उनका हमेशा से एक ही संदेश रहा है कि किस तरीके से आप बढ़ें, लोग बढ़ें, और शांति का एक संदेश रहा है। साथ में अस्त्र शस्त्र की विद्या का संदेश रहा है। ज़रूरत पड़ने पे अस्त्र भी उठाते हैं और शास्त्र का भी प्रयोग करते हैं। ये भगवान परशुराम जी की देन है और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। उनका संदेश सबके लिए। परशुराम जी सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के या एक समुदाय के भगवान नहीं हैं, 36 बिरादरी के हैं, सबके भगवान हैं, और उनका संदेश सबके लिए है। और सब लोग मिलजुल के बहुत ही प्रोत्साहन के साथ खुशी से पर्व मना रहे हैं, पर्व की तरह। बहुत अच्छी बात है, इसमें हम भी सम्मिलित होने आए हैं। कि मेरा सौभाग्य था परशुराम महाकुंभ में एक हिस्सा होने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 में से 10 डिमांड वहीं पर ऑन द स्पॉट ओके कर दी थी, और उसमें से 3 तो कार्यान्वित हो भी चुकी हैं अब तक। और मुझे भी इस बात का भरोसा है कि बहुत ही जल्दी बाकी डिमांड्स भी बहुत एडवांस स्टेज पे है। चाहे फेरावर की ज़मीन की बात हो, चाहे बाकी मुद्दे रहे हों, वो एडवांस स्टेज पे हैं और बहुत जल्दी उनको करने का मिले। मनोहर लाल जी की एक बात विशेषता यही है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये देखिए, मेरा मानना है कि आज के दिन हमारे को एक ना एक सीख लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी सीख परशुराम जी की सिखाई हुई बातों में से ये है कि अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए ही बढ़ पाएंगे। उसके बिना हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है परशुराम जी का। अंबाला में ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन द्वारा परशुराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन जिला अंबाला द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया और फरसा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भगवान परशुराम जयंती की बधाई दी। विनोद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पहले अंबाला सबसे पहले बड़ा जिला था, लेकिन अंबाला के साथ लगते चंडीगढ़, जीरकपुर, डेराबस्सी अलग कर दिए गए। इस दौरान विनोद शर्मा ने कहा कि हमें ऐसे समाज की संरचना करनी है जो जरूरतमंद और गरीबों की मदद करे। इससे हमारी ताकत और शक्ति भी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने संतों का सम्मान भी किया। ये भगवान परशुराम का फरसा है। भगवान परशुराम जी का दिखाया हुआ रास्ता, उसका अनुसरण करें, वही हमारे लिए फरसा है।
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसे समाज की संरचना करनी है जिसमें हर वो व्यक्ति जो जरूरतमंद है, गरीब है, जिसको सहायता की जरूरत है, हम उसका साथ लेकर अगर दे सकते हैं, उसके साथ चलकर। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।